गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम पढ़े थे विकास, जो सर जी पढ़ाए थे। आशा करते हैं कि विकास से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। लेसन 2 पढ़ रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, आर्थिक कार्यों के क्षेत्र। निम्न चित्र को देखें। आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को कार्यरत पाएंगे। इसमें से कोई गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती है, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती है। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती है, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इन्हें समझने का एक तरीका है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों को वर्गीकृत कर दिया जाए। इन समूहों को क्षेत्रिक भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीके वर्गीकृत किया जा सकता है। ये था इसके कुछ। अब लेसन पे आते हैं। हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां से प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं। क्या बोला? तो प्राकृतिक पर बहुत सारे हैं, जैसे पेड़ पौधा सब क्या है तो प्राकृतिक पर होता है। जैसे कपास की खेती क्या होती है? तो वो एक मौसमी खेती है, वो एक अपने मौसम पे होता है। यह एक मौसमी खेती है, फसल है। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हमें मुख्यतः न कि प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर होता है। तो प्रकाश के पेड़ क्या चीज पे निर्भर होता है? तो सूर्य के प्रकाश, वर्षा पर निर्भर होता है। उस पर अच्छा से सनलाइट नहीं मिलेगा तो वो पेड़ बड़ा नहीं हो पाएगा। इस प्रकार डेयरी उत्पादन में भी हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चार आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। इसी प्रकार हम किस पे? तो डेयरी का पर भी निर्भर रहते हैं। अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। दूध क्या है? एक प्राकृतिक उत्पाद है। कैसे? तो जैसे गाय से दूध क्या, तो प्राकृतिक उत्पाद हो रहा है। इसी प्रकार खनिज और अक्ष भी प्राकृतिक उत्पाद है। जब हम प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहते हैं। मतलब यहाँ प्राथमिक क्षेत्र किसे बोला गया? प्राथमिक क्षेत्र क्या, जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न हो रहा है। जैसे पेड़ पौधा और ये सब क्या हो गया? तो प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न होना, जो खुद उत्पन्न होता है प्राकृतिक से, उसे प्राथमिक क्षेत्र में बोला जाता है। वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्यों? ये ऐसा क्यों? क्योंकि यह उन सभी उत्पाद का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं, क्योंकि वो खुद निर्मित होता है। चूंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो क्यों? तो कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है इस क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जा सकता है। अब द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां के अंतर्गत प्राथमिक उत्पादों को विनिर्मित प्रणाली के जरिए अन्य रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या बोला गया? तो द्वितीय ये क्षेत्र का जो होता है प्रथम प्रणाली के इस फलस्वरूप भी वो द्वितीय क्षेत्र में आ सकता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। ये क्या था? प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम आता है द्वितीय क्षेत्र।
यह वस्तु सीधे प्राकृतिक से उत्पाद नहीं होते हैं बल्कि निर्मित किए जाते हैं। यह क्या बोल रहा है, तो ये खुद प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न नहीं होता, इसे हम लोग खुद निर्मित करते हैं। इसलिए विनिर्मित की ये प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में ही हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंट को से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। ये क्या हुआ, तो कि द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि प्रथम क्षेत्र में हम लोग खुद से प्राकृतिक द्वारा उपजाए और प्राकृतिक द्वारा उपजने के बाद हम खुद से उसको बना रहे हैं। जैसे पेड़ में कोई प्राकृतिक से पेड़ हुआ, पेड़ से हम पेड़ काट के उससे फर्नीचर बनाया। उसी प्रकार बोला कि गन्ने का काटा, गन्ने का रस से चीनी बनाया, गुड़ बनाया, मिट्टी से ईटा बना दिया, ईटा से घर बना दिया। वह क्या हो गया, तो द्वितीय क्षेत्र में आ गया। चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उपयोग से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे क्या, तो औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जा सकता है। द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां की एक तीसरी कोटि भी है। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के अलावा एक तीसरी क्षेत्र भी आती है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। किसका, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उपयुक्त दो क्षेत्रों में उसे भिन्न है। और ये दोनों से एकदम पूरा भिन्न है, मतलब दोनों पूरा अलग होता है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है। क्या, तो करती है, तो ये दोनों क्षेत्र को मिला के ये अपने में मदद करती है। ये गतिविधियां स्वयं वस्तु का उत्पादन नहीं करती है। ये गतिविधियां क्या, तो स्वयं वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि उत्पाद की प्रक्रिया में सहायता या मदद करती है। जो उत्पाद हो गया है उसको मदद करता है। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तु को थोक एवं खुदरा विक्रेता द्वारा को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। क्या बोला, तो प्राथमिक में हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ उपजा रहे थे। द्वितीय में क्या कर रहे थे, जो द्वितीय क्षेत्र में क्या कर रहे थे, कुछ उपज रहा था उसे कुछ बना ले रहे थे। प्राकृतिक जो आ रहा था उसे कुछ ना कुछ निर्माण कर ले रहे थे। तो तीसरे क्षेत्र में क्या बोल रहा है, कि जो निर्माण कर रहे थे द्वितीय क्षेत्र में उसे हम लोग तृतीय क्षेत्र में बेच दे रहे हैं। यही बोलना चाह रहा है कि तृतीय क्षेत्र में क्या, तो प्रथम में कुछ प्राकृतिक द्वारा आया, द्वितीय में हम लोग खुद से उसको बना लिए, और तृतीय में क्या, तो दुकान में बेच दिए। जो मदद करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तु को थोक एवं यहाँ से कभी कभी वस्तु को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी क्या, तो वस्तु को गोदाम में पूरा एक जगह पूरा बसा करने का रखता है कोई दुकानदार को। जिसका होलसेलर दुकान है तो क्या, तो हर सामान को पूरा बहुत रखता है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरे या वार्तालाप करने या पश्चात संवाद या बैंकों में कर्ज लेने भी आवश्यक होता है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवा और व्यापार तृतीय गतिविधियां के कुछ उदाहरण हैं। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं क्योंकि ये गतिविधियां वस्तुओं की वजह सेवाओं का सृजन करती है, इसकी तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को क्या है, तो सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसे
अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तु को उत्पादित करने में सहायक नहीं करती। जैसे हमें शिक्षित, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कर आने वाले और प्रशासनिक एवं लेखांकन कार्य करने वाले लोग की आवश्यकता होती है। क्या बोला? तो जैसे हमें शिक्षित, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्ति को की आवश्यकता होती है कोई भी में भी। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी ये महत्वपूर्ण हो गई है। अभी के समय में क्या तो इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, पर पहले के समय में ऐसा नहीं था। ये तालिका आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण ये तो पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ते हैं 3 क्षेत्रों की तुलना। अब तीनों क्षेत्र में तुलना किया जाता है तो कैसे तुलना किया गया वो पढ़ते हैं। प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों के से काफी अधिक मात्रा से वस्तुएं और सेवाओं का उत्पाद होता है। क्या बात? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से विविध उत्पाद कार्यों में काफी अधिक मात्रा में वस्तु का सेवा उत्पाद होता है। साथ ही इन क्षेत्रों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए काम करते हैं। और क्या तो इसके लिए अधिकतर लोग किसान लोग क्या तो इसमें काम करते हैं। प्रथम में काम किया, कुछ द्वितीय में काम किया, कुछ तृतीय में काम किए, तो काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि ये प्रत्येक क्षेत्र में कितने वस्तुएं और सेवा उत्पादित होते हैं। और अगले चरण में हम क्या देखते हैं कि कितने वस्तुएं और सेवाएं होती है और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रदान होता है, जबकि यह क्षेत्रीय अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। और क्या ये बहुत छोटे आकार के होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुएं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पाद कैसे जानते हैं, आइए देखते हैं। आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं की गणना करना असंभव है। हम लोग सोचते होंगे कि क्या तो कि हजारों की संख्या में होगा, उसको गणना कैसे करेंगे, तो वही देखते हैं। यह न केवल वृद्ध कार्य है, यह मतलब ये कठिन कार्य भी है, बल्कि यह चक्रीय भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों, किलो और फर्नीचरों की संख्या का जो फल कैसे करते हैं, यह अत्यंत बेकुती की बात है। मतलब ये कि बोल रहा है कि ये सब का भी गणना हो सकता है, ये सब को हम लोग गिन सकते हैं। ऐसे कोई आचक्री की बात नहीं है, ये कोई कठिन काम नहीं है, ये सब काम भी हो सकता है। आप बिल्कुल सही सोच रहते हैं। यह समस्या के समाधान के लिए अर्थव्यवस्था का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की ये वास्तविकता संख्याओं का योग करने इस स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जा सकता है। जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए, ये तो गेहूं का मूल्य 80,000 रुपये हो जाएगा। 10 रुपए प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल बेचा जाए तो 50,000 हो जाएगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्र के वस्तुओं को और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और इसके बाद जो फल प्राप्त करते हैं। बोला गया कि यदि हम 10
10,000 किलोग्राम गेहूं है, तो उसे 8 रुपए का प्रति बेच सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 8, तो इसका तो भी निकाल लिए ना। उसी तरह हम प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र तीनों को एक साथ जब लेते हैं, प्रथम क्षेत्र में क्या, तो हम लोग पहले बीज डाले, हमने पहले बीज डाले, फिर वो पेड़ हुआ, उस बीज में भी तो मैं कुछ पैसा लगा, उस पैसा को लिए द्वितीय में कुछ बनाने में मशीन लाए, मशीन में भी कुछ पैसा लगा, और फिर तीसरे क्षेत्र में हम उसे बेचने के टाइम हम लोग दुकान पे लगाए, तो वो तीनों पैसा को मिला के जो निकला उसी को जोड़ रहा है। ध्यान रखिए कि यह एक सावधानिक बरतने की जरूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला कि उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है। हर सामान को बेचना, हर सामान को गणना करना, ये ऐसा कोई जरूरत नहीं है। केवल अंतिम वस्तु और सेवा की गणना का ही औचित्य है। केवल अंतिम वस्तु और सेवा की गणना बोल रहा है कि केवल अंतिम वस्तु जो होता है उसका ही गणना हो सकता है। हर वस्तु को गिना नहीं जा सकता, हर चीज को नहीं करते हैं। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपए प्रति किलोग्राम दर से गेहूं देता है। एक किसान है, वो आटा मिल को कितना 8 रुपए प्रति किलोग्राम से वो गेहूं दे रहा है। मिल में गेहूं पिसाई होता है, और बिस्कुट कंपनी को 10 रुपए प्रति 1 किलोग्राम से दे देता है। वो बिस्कुट कंपनी को कितना 10 रुपए में देता है, तो यहाँ कितना 2 रुपया में उसको प्रॉफिट हुआ। अब बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसे चीजों का उपयोग करते हैं, और बिस्कुट से 4 पैकेट बनाती है, और उसे बिस्कुट कितना 4 पैकेट बिस्कुट बना लेता है। 1 केजी वो आटा लिया बिस्कुट कंपनी, 1 केजी से कितना, तो 4 पैकेट बिस्कुट बना लिया और बनाती है। जब बाजार में उपभोक्ता को 60 रुपए में 15 रुपए प्रति पैकेट बिस्कुट बेचती है, यह 4 पैकेट का 60 रुपए कमा लिया। 1 केजी आटा था, 1 केजी आटा 10 रुपए में लिया, और 10 रुपए लेके कितना, तो 60 रुपए कमा लिया 15 रुपए पर बिस्किट का पैकेट बेच के। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है। और इसका क्या, तो बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद हो सकता है। अब जो खाए बिस्कुट को अर्थात वह वस्तु को जो उपभोक्ता तक पहुंचती है, वो कहाँ तक पहुंच गई, तो जनता तक पहुंच गई। उपभोक्ता में जनता तक पहुंच सकती है, तो वो अब लास्ट हो गया। केवल अंतिम वस्तु और सेवा ही गणना, केवल अंतिम वस्तु और सेवा की ही गणना क्यों की जाती है। ऐसा क्वेश्चन बोला कि यहाँ पे क्या, तो केवल अंतिम वस्तु और सेवा का ही गणना क्यों किया जाता है। दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुओं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। क्या बोला, तो दिए गए उदाहरण में आटा जो उदाहरण दिया वो क्या, तो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तु अंतिम वस्तु और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। क्या बोला, तो मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। मध्यवर्ती किया जाता है। अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। जो अंतिम वस्तु का मूल्य रहता है उसमें पहले से जो का मूल्य रहता है वो पहले से ही शामिल रहता है। बिस्कुट अंतिम मूल्य के बिस्कुट जो था वो अंतिम मूल्य था। बिस्कुट अंतिम वस्तु के मूल्य 60 रुपए प्रति 60 रुपए में पहले ही से ही आटा का मूल्य 10 रुपए शामिल है। बिस्कुट क्या था, तो अंतिम मूल्य था, उसमें 60 रुपए पहले से ही शामिल है। अब वो आटा का मूल्य 10 रुपया हो गया। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल है। इसी प्रकार सबका मूल्य शामिल है। अब बिस्कुट बनाने में क्या हुआ, तेल भी लगा था और क्या चीनी भी लगा था। अब वही 60 रुपए में सब कुछ शामिल है। 10 रुपए खाने में आटा का था और उसमें तेल का भी थोड़ा लगा, थोड़ा चीनी का लगा,
शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य भी शामिल होता है। अतः गेहूं का और आटा के मूल्य की ये अलग अलग गणना उचित नहीं है। गेहूं और आटा के मूल्य में जो होता है वो उचित नहीं होता है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, और संख्या तो हम लोग एक ही वस्तु का क्योंकि तब हम एक ही वस्तु का मूल्य की गणना करते हैं, पहले गेहूं के रूप में फिर आटा के रूप में। पहले क्या, तो पहले गेहूं के रूप में करते हैं और फिर हम आटा के रूप में करते हैं। किसान पहले गेहूं निकाला, अब गेहूं को वो मिल में दे दिया, तो वो क्या है, आटा। अब उसको हम आटा के रूप में बना रहे हैं। आटा के रूप में, और अतः अंतिम वस्तु क्या, तो बिस्कुट के रूप में मूल्य की कई बार गणना करते हैं। और अंतिम बार क्या, तो मूल्य के क्या, तो बिस्कुट के में कर रहे हैं। बिस्कुट में क्या, तो आटा का भी रेट निकल गया, जो गेहूं किसान निकाला गेहूं 8 रुपया, वो भी उसमें बिस्कुट में शामिल हुआ। गेहूं से किसान गेहूं निकाला, किसको दिया, मिल को, वो तो 10 रुपया में बेच दिया। जो सब बिस्कुट का जो फैक्ट्री था वो कितना 60 रुपया में कमाया, तो उसमें तो सब शामिल करके ही ना वो 60 रुपया कमाया। आगे पढ़ते हैं। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के मूल कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। क्या बोला, तो तीनों क्षेत्र के उत्पाद, तीनों क्षेत्र में उत्पाद किया, तो तीनों का जो जोड़ योगफल, तीनों प्रथम का, द्वितीय और तीसरा का, तीनों का क्या बोला गया कि तीनों क्षेत्र को जो मिला के हम लोग प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तीसरे क्षेत्र, तीनों को जो मिला के जो योगफल निकलता है उसको क्या कहते हैं, तो जीडीपी कहते हैं उसे। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। ये क्या, तो सभी देश के भीतर, सब देश के अंदर है ये चीज। जीडीपी अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। जीडीपी क्या है, तो अर्थव्यवस्था का बहुत अच्छा एक चीज है जीडीपी। भारत में जीडीपी मापन जैसे कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत में जीडीपी किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय सरकार एवं केंद्र शासित क्षेत्र के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से ऐसे संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है और तब जीडीपी का अनुमान करता है। क्या बोला, तो कि ये केंद्र सरकार द्वारा जो भारत में जीडीपी किसके द्वारा, तो केंद्र सरकार द्वारा उत्पादन किया जाता है। वहीं से जीडीपी का कौन देखभाल करता है, तो केंद्र सरकार द्वारा देखा जाता है। क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन, हमारे क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन क्या क्या हुआ है वो देखते हैं। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों में इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक आवश्यकता में प्राथमिक क्षेत्र ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्या हम लोग इतिहास में हम लोग देखे हैं कि ऐसे बहुत डेवलप जो देश है हम लोग बहुत, तो वहाँ के प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता क्या सबसे अधिक है। हम लोग ऐसा बहुत देश देखे हैं कि जहाँ पेड़ पौधा बहुत ज्यादा है, प्राकृतिक द्वारा वहाँ कहीं कहीं प्राकृतिक बहुत अच्छा होता है।
जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होते हुए हैं और कृषि क्षेत्र समृद्ध होते हैं गया, वैसे वैसे पहले ही तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करते हैं लगे। अब क्या तो बहुत लोग दूसरे दूसरे काम करने लगे। ये सलिपियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। अब क्या तो व्यापारी मतलब काम काज करने का कारणों में वृद्धि होने लगा। जब आदमी बढ़ेगा तो काम काज के लिए भी सब ढूंढेगा, बेरोजगार सब ढूंढेगा कि हमको काम मिल जाए, तो सब बढ़ने लगी। एक क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। इस क्रय विक्रय की गतिविधियां मतलब लेन देन का जो होता है वो उसका और ज्यादा बढ़ गया। जब इसके अतिरिक्त उनके लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े थे। और इसके अतिरिक्त उनके लोग परिवहन, प्रशासक क्या तो किसके सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े रहते हैं। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तु प्राकृतिक उत्पादन थी। और फिर भी इसमें अधिकांश वस्तु क्या होता है तो प्राकृतिक द्वारा उत्पाद होता है, जो प्राकृतिक क्षेत्र में आती है, जो किसमें तो प्रथम क्षेत्र में आती है। और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र को रोजगार कहते हैं। और बहुत कोई लोग क्या बोलता है, इसी को रोजगार बोलता है। लंबे समय जो वर्ष उस अधिक के बाद और विशेषकर विनिर्मित की नवीन प्रणाली के प्रश्न के कारखानों अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। अब खेती हुआ, खेती होने के बाद बहुत सारा कारखाना बन गया। खेती में अब देखा कि हमको ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है तो कारखाना गया, कारखाना में को खेती कर रहा है हमको 10 रुपये मिल रहा, कारखाना गया तो हमको 15 रुपये मिल रहा, तो कारखाना ही जाएगा। तो प्रथम जो छोड़ के हम लोग कारखाना चल गए। बहुत सारे लोग ये किया, कारखाना में काम करने लगे। कारखाना में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तु का लोग इस्तेमाल करने लगे। कारखाना का सस्ती दरों पर काम करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि में द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गई। और क्या तो द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। द्वितीय क्षेत्र में हम लोग क्या करते थे तो कुछ सामान बनाते थे, तब उस ज्यादा आदमी लोग ज्यादा काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा काम होगा, इसलिए द्वितीय क्षेत्र का जो काम था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगे। इसका अर्थ यह है कि इस क्षेत्रों का महत्व परिवर्तन हो गया। और इसका महत्व क्या है, उन क्षेत्रों का महत्व परिवर्तन हो गया। पहले क्या था तो पहले प्रथम में सब किसानी बहुत किया करता था, खाने के लिए अपना खेत लिया, खेती में बोझ दिया बीज और पेड़ पौधा उग गया और उसको बेच के खा लिया, पर देखा कि प्रॉफिट नहीं हो रहा तो अब हम द्वितीय क्षेत्र में चल गए। तो द्वितीय क्षेत्र का मान ज्यादा बढ़ गया। विगत 100 वर्ष में विकसित देश में द्वितीय क्षेत्र ऐसे तृतीय क्षेत्र की और पुण्यता बदला हुआ। और 100 वर्ष में क्या हुआ तो द्वितीय क्षेत्र ज्यादा तृतीय क्षेत्र में बदलाव हो गया। फिर 100 वर्ष के बाद फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ तो द्वितीय क्षेत्र ज्यादा केस में बदलाव होने लगा, तो तीसरे क्षेत्र में बदलाव होने लगा। ऐसा क्यों देखते हैं। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अधिकांश सर्जनों लोग सेवा क्षेत्र में भी नियुक्त हुए। विकसित देशों में यह सामान्य लक्षण देखा गया है। विकसित देश में ऐसा लक्षण देखा गया है तृतीय क्षेत्र में भी बहुत बढ़ गया। द्वितीय क्षेत्र में अब जायज बात है, द्वितीय क्षेत्र में ज्यादा काम हो रहा, ज्यादा सामान उग रहा, ज्यादा सामान बन रहा, तो तृतीय क्षेत्र में क्या तो उसमें जाएगा ही, तो तृतीय क्षेत्र में सब ज्यादा बेचेगा ही। तो ऐसा लक्षण कहाँ देखा गया तो हम लोग हमारे विदेशों में देखा गया है। भारत में 3 क्षेत्रों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है।
भारत में क्या बोला गया? भारत में तीनों क्षेत्रों के कुल उत्पादन का रोजगार कितना है? विगत वर्षा के में विकसित देशों में विगत विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है? हम इसके अगले खंड में देखेंगे। हम अगले खंड में क्या देखेंगे कि भारत में भी क्या परिवर्तन हुआ है। भारत में प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र। भारत में क्या हुआ कि भारत, अब भारत को देख रहे हैं, भारत में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में भारत का पढ़ेंगे। खड़े तीनों क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाया गया है। ये यहाँ जो फिगर दिखाया गया है तीनों क्षेत्र के द्वारा दिखाया गया, ये भारत का दिखाया गया है खंड 1 में दिखाया गया है। जो यह 2 वर्ष 1973 और 2003 के उत्पाद को दिखाता है। ये किसका बीच दिखा रहा है? तो 1973 और 2003। 1973 में कितना कम है और 2003 में कितना बढ़ गया है वो दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि 30 वर्ष की कुल उत्पाद में कितना संबंधित हुए हैं। ये देख रहे हैं कि 1973 में कितना था और 2003 में कितना हो गया। जो हरा ग्रीन से हम लोग का है वो प्राथमिक क्षेत्र है, जो येलो से है वो द्वितीय क्षेत्र और जो पर्पल से वो तृतीय क्षेत्र में है। तो पहले ही देखते हैं कि हम लोग का ग्रीन लाइन कितना ज्यादा था जब 1973 में देखे और 2003 में देखे तो ग्रीन लाइन बहुत बढ़ गया। येलो लाइन थोड़ा सा था पर येलो लाइन ज्यादा नहीं, थोड़ा बढ़ा और तृतीय क्षेत्र में वो पूरा बढ़ चुका है। ये 2003 के माध्यम से देखा गया है। उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। वर्ष 1973 और 2003 के बीच 30 वर्ष में यद्यपि सभी क्षेत्र उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। ये क्या हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। हम लोग ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें से जितना क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन को निकालना है और इसमें बहुत क्वेश्चन है जो कि 1 लाइनर है। जो 1 नंबर से आते हैं उस क्वेश्चन को ढूंढना है, ढूंढ के निकालना है और पढ़ना है। और इसमें इसके लेसन से जितना क्वेश्चन मिलेगा सबको बनाना है घर में और जो नहीं आए वो सर से पूछना है। आज के क्लास ये समाप्त होता है।